नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में टिकटों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। 15 जीआरजी पर हो रही बैठक में कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई समेत सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासराय और सचिन पायलट समेत कई नेता मौजूद हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में टिकटों को लेकर गहन मंत्रणा हो रही है। जिताऊ और टिकाऊ को लेकर मजबूती के साथ मंथन किया जा रहा है। हो सकता है कि आज देर रात तक या फिर कल तक कांग्रेस अपने जिताऊ और टिकाऊ चेहरों का खुलासा करते हैं। इस मामले में आलाकमान और प्रदेश नेतृत्व कांग्रेस के मिशन रिपीट को ध्यान में रखकर ऐसे चेहरों पर दांव लगाना चाह रहा है कि जिनसे पार्टी को फतह हासिल हो सके। इधर बीजेपी पहली लिस्ट जारी करने के बाद दूसरी लिस्ट को लेकर उम्मीदवारों के नामों पर तेजी से विचार कर रहा है और दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है। बैठक में दूसरी लिस्ट को लेकर मंत्रणा की गई है। बैठक में अमित शाह, बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। चर्चा है कि बीजेपी जल्द ही अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर देगी। वहीं कल जेपी नड्डा कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और उनको जीत का मंत्र देंगे। और इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस आज या कल तक अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी? आखिर कांग्रेस की पहली लिस्ट में देरी क्यों हो रही है? क्या जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को लेकर टिकटों में देरी हो रही है या फिर कोई और पेच फंसा हुआ है? और बीजेपी ने जिस तरीके से पहली लिस्ट में सांसदों को चुनाव लड़ाने का फार्मूला अपनाया था, वही दूसरी लिस्ट में क्या वह रणनीति अपनाएगी? इनके अलावा भी कई सवाल हैं और सवाल उठते हैं कि और आखिरकार अब क्या होगा। हमारी ही आज की बड़ी बहस इसी पर केंद्रित रहेगी और चर्चा हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। क्या पेच तो नहीं फंस रहा है? कांग्रेस में जो मंथन चिंतन का दौर है वो लगातार जारी है। कांग्रेस की तरफ से अगर बात किया जाए तो अभी तक लिस्ट नहीं आया है। चलिए, हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। भरत मेघवाल, नेता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है। अटल खंडेलवाल, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अटल जी आपका भी। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत भरत मेघवाल जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि इस समय जो है चिंतन मंथन का दौर शुरू हो गया है और अभी तक पहली लिस्ट आई नहीं है आप लोगों की, और अभी कितना और इंतजार करना पड़ेगा? क्या आज लिस्ट आ सकती है या कल तक उम्मीद किया जाए? देखिए सौरभ जी, राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस का संगठन है वो पिछले 2-3 महीने से ही इस पे वर्किंग कर रहा था। अलग अलग कमेटियों के द्वारा जो आवेदक थे, आवेदकों के नाम लिए गए, सर्वे को आधार बनाया गया और उसके बाद चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक हुई थी और उस बैठक होने के बाद कुछ नामों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया और उसके बाद अभी आज शाम भी 5 बजे जो चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी है उसकी बैठक हुई, जिसके विजुअल अभी आपके चैनल्स पर भी दिखाए गए थे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी के गौरव गोगोई जी और साथ ही साथ राजस्थान के जो प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जी और सह प्रभारी थे वो बैठे थे। पायलट साहब, सीपी जोशी जी थे और इन मीटिंग के अंदर अभी कुछ नामों के लिए फाइनलाइजेशन हो चुका है और कल जो चुनाव इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है उसके बाद जहां तक संभव है कल शाम तक नहीं तो परसों तक एक लिस्ट जरूर हमें देखने को मिलेगी। और कांग्रेस पार्टी में देखिए मंथन होने के बाद लिस्टों का जो निर्णय है वो किया जाता है। अभी हमने देखा कि 9 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्थानीय नेतृत्व की अवहेलना करने के बाद जो 41 नामों की सूची आई थी उसको आने के बाद अभी तक जो विरोध है वो विरोध शांत नहीं हुआ है। चाहे हम झोटवाड़ा विधानसभा को ले लें, चाहे हम विद्याधर नगर ले लें, तिजारा विधानसभा है, किशनगढ़ विधानसभा है और ऐसी कई और विधानसभाएं हैं जहां पर जो स्थानीय नेता थे उन स्थानीय नेताओं ने या तो निर्दलीय ताल ठोकने की बात कही है या विरोध करने की बात कही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो वर्किंग स्टाइल है उस वर्किंग स्टाइल में हमने सर्वे को आधार बनाया
हमने कार्यकर्ताओं के जो फीडबैक थे उनको आधार बनाया, ब्लॉक अध्यक्षों के जो फीडबैक थे उसको आधार बनाया, और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और जो भी राजस्थान के प्रभावी नेता हैं उन नेताओं से सलाह मशवरा करने के बाद और सभी को एक सामंजस्य स्थापित करके सभी सर्वे में जो नाम आए, जो पैनल में नाम आए, उसके आधार पर हम हमारे जो उम्मीदवार हैं उनका डिक्लेरेशन करेंगे। क्योंकि देखिए ये जो उम्मीदवारों के नाम होंगे वो सरकार बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका भी निभाते हैं, क्योंकि जनता से जुड़े हुए व्यक्ति से विनेबिलिटी के आधार पर जुड़े हुए व्यक्ति को ही उम्मीदवार बनाया जाना स्वाभाविक होता है, ताकि सरकार को बनाया जा सके। क्योंकि जितने ज्यादा विधायक जीत के आएंगे निश्चित तौर पर उसी पार्टी की सरकार बनती है। इसलिए सौरभ जी, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसमें जल्द से जल्द आपको जो पहली लिस्ट है वो देखने को मिलेगी। पहली लिस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। अटल जी, मेरा सवाल आपसे कि बीजेपी ने पहली लिस्ट अपनी जारी कर दी है और इसके बाद काफी विरोधाभास आपको भी देखने को मिला कि सांसद जो है, सांसदों को भी टिकट दिया गया है विधानसभा का। और क्या आप लोग इस बार जो रणनीति बना रहे हैं या दूसरे दौर का जो मंथन चल रहा है जेपी नड्डा के आवास पर दिल्ली में, ये मान के चला जाए कि इस बार किसी तरीके का असंतोष नहीं होगा लोगों में टिकटों के आने के बाद, या रणनीति क्या है बताएं? देखिए सौरभ जी, पहले भी कोई असंतोष नहीं है। सर्वे के रिजल्ट देख करके कांग्रेस बौखलाई हुई है, उसी को लेकर के अभी तक आप देखिए मई जून के अंदर इनके आला कमान ने कहा था कांग्रेस की कि भी जल्दी से जल्दी हम 2 से 3 महीने पहले ही टिकट डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन नहीं की। आप देखिए जब आला कमान अपने नेताओं को ठग रहे प्रदेश में तो वो जनता को क्या राहत देंगे, मेरे समझ से परे। और इधर देखिए गहलोत साहब हैं, उन्होंने भी आला कमान की नहीं सुनी थी। आपको ध्यान है गहलोत साहब से बोला गया था कि आप नेशनल प्रेसिडेंट बनिए और सचिन पायलट के लिए सीट छोड़ दिए जी, तो उन्होंने नहीं माना। तो आला कमान की वो भी नहीं मान रहे हैं, आला कमान उनको सबक सिखाने पे लगा हुआ है। पायलट और गहलोत साहब की सरफुटअव्वल पूरे 5 साल तक सारे प्रदेश ने देखा है, किस तरीके से वो रिजॉर्ट में जाके कभी कहाँ बंद हो जाते हैं, कभी कहाँ हो जाते हैं, कभी क्या मान मनवार इनकी चलती ही रही। और अजय माकन साहब तो राजस्थान छोड़ के ही चले गए, लेकिन ये लोग एक दूसरे से सरफुटअव्वल ही करते रहे। जब इनके फीडबैक और सर्वे आए तो उसमें ये साफ लगा कि विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी है, तो गहलोत साहब ने बिना रेवेन्यू मॉडल जाने के जो मांगोगे वो देते जाएंगे, खूब दिया, फिर भी इनको विधायक एंटी इनकम्बेंसी से नहीं पार पा रहे। नए कैंडिडेट इन्होंने तैयार ही नहीं होने दिए कहीं पर भी, तो नए कैंडिडेट है ही नहीं इनके पास। और पुराने को ये देना नहीं चाहते थे, पुरानों की टिकट काटना चाहते थे, तो अब इस वजह से इनके यहाँ सरफुटअव्वल ज्यादा है। हमारा तो पारिवारिक मामला है। आप देखो 5-6 जगह छोटी मोटी वो इश्यूज खड़े हुए जिसको हमने बहुत आसानी से रेक्टिफाई कर दिया। एक एक जगह से 10-10, क्योंकि सांचौर में सांसद देवजी पटेल का जो विरोध हुआ था राजस्थान, सुनिए, सांचौर में देवजी पटेल का जो विरोध हुआ, फिर इसके बाद पार्टी कार्यालय पे कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया बीजेपी का। ये कल्चर कब से शुरू हो गया बीजेपी के अपने लोगों का ही विरोध करना, और शायद ये नया कुछ आप लोगों ने किया ऐसा जो कि अपने लोगों के खिलाफ ही बगावत। देखिए ऐसा एक आप ऐसे देखने की कोशिश कीजिए सौरभ जी की जैसे जैसे साल दर साल आगे बढ़ रहे हो, हमारी विचारधारा के लोग भी बहुत सारे जुड़ रहे हैं, तो बहुत से लोगों को बहुत सारी डिसिप्लिन में भी दिक्कत आती है। और एक एक सीट पे 10 जनों को तो टिकट दी नहीं जा सकती, एक ही जने को दी जा सकती है। तो अति उत्साहित होकर के कभी कभी हमारे ही कार्यकर्ता हैं वो वास्तव में अनडिसिप्लिनरी काम कर देते हैं, तो लेकिन सहजता के साथ हमने उन्हें समझाया और उनको वापस अपनी तरफ लौटाया है, और वो हमारे साथ मिलकर के उनके अनुभवों का लाभ लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और आप देखिए बहुत जल्दी ठीक है। अभी दूसरे दौर का अटल जी जो मंथन चिंतन जो चल रहा है, ये मान के चला जाए कि जो स्थानीय कार्यकर्ता है और या स्थानीय लोग हैं जो काफी दिनों से लगे हुए हैं उनको टिकट मिले, क्या ऐसा होगा, या आपके यहाँ भी आला कमान वाला कल्चर है जो वो लोग कहेंगे वही होगा? देखिए एक बात तय है,
बिल्कुल कि व्यक्ति का फीडबैक आया होगा, फीडबैक के बेस पे ये देखा गया होगा कि उनकी प्रशासनिक क्षमताएं कितनी है, दूरदृष्टिता कितनी है, जनता के साथ जुड़ाव कितना है, कार्य करने की क्षमता कितनी है। जब ये सारी चीजें एक व्यक्ति में मिलती है तो जाकर के शीर्ष नेतृत्व ये तय करता है कि भाई इस व्यक्ति को चुनाव के अंदर टिकट देनी चाहिए। उसके साथ साथ हम ये भी ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं, महिलाओं, दलितों सभी का पार्टी में समन्वय, सामंजस्य बिल्कुल बिठा करके और फिर डिक्लेरेशन करें। और तीसरा जो कि बहुत जरूरी है और बीजेपी देखती आई है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय कर देता है फिर सारे लोग उसके साथ मिलकर के और चुनाव लड़ते हैं और जीतने का तरफ आगे बढ़ते हैं। भरत जी, अगर आपसे ये समझना चाहता हूं कि देखिए टिकट की बात है तो बहुत सारे ऐसे स्थानीय कार्यकर्ता हैं जिनका लगातार कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं या कार्यकर्ता जो है लगातार काम कर रहे हैं ग्राउंड पर, उनकी भावना भी आहत न हो और इस बात का कैसे आप लोग बैलेंस लेकर चलेंगे और आपको जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट भी चाहिए, तो कैसे सामंजस्य स्थापित होगा, स्थानीय कार्यकर्ताओं की भावना भी आहत न हो और जो है कांग्रेस को जिताऊ कैंडिडेट और टिकाऊ कैंडिडेट भी मिल जाए? देखिए सौरभ जी, कांग्रेस पार्टी में अगर आपने देखा हो तो पिछले 5-6 महीने से जो उम्मीदवार है उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया चालू थी। जो भी विधानसभा के अंदर स्थानीय कार्यकर्ता होता है या जिसे ये लगता है कि मुझे टिकट के लिए दावेदारी करनी चाहिए तो वो दावेदारी करता है, और दावेदारी करने के बाद जो कांग्रेस का संगठन है, जो सर्वे है और जो आलाकमान के द्वारा अलग से सर्वे कराया जाता है दिल्ली के द्वारा, उसी के आधार पर यह देखा जाता है कि जिन जिन लोगों ने आवेदन किए हैं उन लोगों में से कौन से ऐसे 3 या 4 नाम हैं। मोस्टली 3 नामों का एक पैनल बनाया जाता है जिसमें यह देखा जाता है कि ये 3 ऐसे नाम हैं, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, चाहे वो उसकी क्रेडिबिलिटी हो, चाहे उसकी विनेबिलिटी हो या कोई और उसके आधार हो, जो क्राइटेरिया पार्टी द्वारा तय किया जाता है उसी के आधार पर पैनल बनाया जाता है। और पैनल बनने के बाद जब सभी लोगों की सर्वसम्मति होती है, सौरभ जी आप देखिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक तानाशाही, हिटलरशाही नहीं की जाती। यहाँ पर स्थानीय नेतृत्व को पहले एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें अगर विपक्ष में हम होंगे तो वहां नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री या उन लोगों की एक टीम होती है, साथ ही साथ जो दिल्ली के होते हैं उस दिल्ली की भी टीम होती है ताकि इंटीग्रिटी बनी रहे, पार्शियलिटी बनी रहे, किसी एक के लिए किसी तरह का झुकाव ना हो और सभी की सर्वमति लेकर एक नाम, क्योंकि निश्चित तौर पर देखिए टिकट एक ही को दी जा सकती है, उस एक नाम को डिसाइड किया जाता है जिस नाम में जीतने की क्षमता ज्यादा होती है, जिसमें यह लगा जाता है कि ये व्यक्ति उस विधानसभा में सीट को निकाल सकता है। रही बात दूसरी के जो व्यक्तियों का नाम नहीं आएगा तो विरोधाभास होगा। निश्चित तौर पर जब व्यक्ति का टिकट में नाम नहीं आता तो वो आहत होता है और ये एक मानव स्वभाव है, लेकिन उस चीज को जल्द से जल्द समझा दिया जाता है और ये बात बता दी जाती है कि भविष्य में अगर किसी तरह से इस तरह की चीजें रही, आपको संगठन में एडजस्ट किया जाएगा या आप थोड़ी ज्यादा मेहनत और करिए। लेकिन अभी बात जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता कर रहे थे, मैं एक सीट का विश्लेषण करना चाहूंगा कि जयपुर की विद्याधर सीट है जो 3 बार से लगातार ये जीतते आ रहे हैं और वहां पूर्व राष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत जी के जो दामाद है नरपत सिंह राजवी जी वो वहां लगातार जीतते हैं। आप दिया कुमारी जी को जो राजसमंद में जो सांसद थी उनको आप जयपुर की विद्याधर सीट पर लाकर चुनाव लड़ाते हैं। वहां का आम कार्यकर्ता जो सालों से मेहनत कर रहा था उसकी अनदेखी आपने की। वहां से जो लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे और इस देश का, इस राज्य का जो नाम जिन्होंने रोशन किया भैरव सिंह शेखावत जी, उनकी आपने अनदेखी की। आपकी ऐसी कौन सी सर्वे रिपोर्ट थी जो ये बता रही थी कि राज्यसभा सांसद दिया कुमारी जी को यहां से चुनाव लड़ाइए? और आप देखिए इन्होंने 7 सांसद उतारे, उन 7 में से 5 सांसद ऐसे हैं जो उसी गृह जिले से थे जहां के वो सांसद है और उनका उसी गृह जिले के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने बिना किसी स्थानीय नेताओं की सिफारिश के या उनका जो ग्राउंड रिपोर्ट है उस ग्राउंड रिपोर्ट को देख के बिना सांसदों को लाकर आपने यहां पर उतार दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी तक मंथन इसलिए चल रहा है क्योंकि हम किसी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहते, हम कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है उसको तोड़ना नहीं चाहते और हम ऐसे कैंडिडेट को चुनाव में उतारेंगे जो कैंडिडेट जनता से जुड़ा हुआ है। हम पैराशूट पर दाव नहीं खेलते। इनके आप देखिए न जाने 4 से 5 ऐसी विधानसभाएं मैं आपको बता दूं जहां बसपा या निर्दलीय जो चुनाव लड़े थे, अगर आप सुजानगढ़ में ले लीजिए
वहां पे सुमन मेघवाल, शायद उनका जो नाम है, उन सुमन मेघवाल को उतारा गया जो 2018 में जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। सपोटरा के अंदर बसपा के उपाध्यक्ष है जिन्होंने चुनाव लड़ा। मांडल के अंदर आप देख लीजिए निर्दलीय विधायक जिन्होंने निर्दलीय के तौर पर वहां पर चुनाव लड़ा। तो इनकी 41 या 40 सीटों में ऐसे अनगिनत हम नाम बता सकते हैं जिन्होंने बीजेपी के विरुद्ध जाकर चुनाव लड़ा और उनको आज बीजेपी द्वारा एक क्रेडिट दिया गया कि उनको चुनाव में उतारा गया। किशनगढ़ में इनका भारी विरोध है। आशा मीना का जो सवाई माधोपुर है उनका विरोध है। उन्होंने तो ट्वीट करके ये कहा कि सपोटरा, माधोपुर और एक और सीट का उन्होंने नाम लिया कि आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये मालपुरा, ये तीनों सीटें आप हारने जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए इनके तिजारा के अंदर अभी सांचौर की आपने बात की, देवजी पटेल का, जीवन राम जी और जो बाकी वहां पे क्षेत्रीय विधायक जो पहले रहे उन्होंने वहां पे घोर विरोध हो रहा है। राजवर्धन राठौड़ सिंह जी को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं कार्यकर्ताओं द्वारा, मिठाई नहीं खाई जा रही है। तो कहां का अनुशासन है इनके पास? जेपी नड्डा जी को बात कहनी पड़ती है कि संगठन सर्वोपरि है। संगठन सर्वोपरि अगर होता तो आपको ये बात अटल जी इसका जवाब देंगे क्या? बीजेपी पर समझनी भरत जी जो है वो अनुशासनहीनता का आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी में अनुशासन नहीं है। देखिए, अब हमें ये सर्टिफिकेट भरत जी से या कांग्रेस से तो लेने की जरूरत है नहीं। ये जरूर है कि हम बिल्कुल क्लियर है, जैसे एमपी छत्तीसगढ़ में आप इनकी लिस्ट उठा के देखिए तो पूरी परिवारवाद से भरी पड़ी है। और आप इन्होंने भरत जी ने जो एग्जाम्पल दिया विद्याधर नगर का, तो देखिए हमारा एक अपनी स्ट्रेटेजी है और उसके अंदर हम परिवारवाद को यहाँ पर भी आगे हावी नहीं होने देना चाहते। हम कहीं पर भी परिवारवाद जैसी चीज को लाना ही नहीं चाहते। हम ये देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरीके से हम हमारे सांसदों का, मंत्री का, कार्यकर्ता का, विधायक का उपयोग कर सकते हैं। राजस्थान में उनका प्रभाव कितनी जगह, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, ये सारी जब स्ट्रेटेजी निकल के आती है तब जाकर के हम कोई टिकट देते हैं। अब आप विद्याधर नगर की बात कर लीजिए, मैं दावे से यहीं पर कह रहा हूं कि विद्याधर नगर, इनके कई चैनलों पर डिबेट में ये खुद मानते हैं कि हम हार गए वहां से, कि आपने बहुत अच्छी सी है ना, वो मान रहे हैं कि भाई विद्याधर नगर तो जीत गई। तो आप ही देखिए कि हमारा कैंडिडेट उतरता है और व्यक्ति सामने वाला कहता है कि ये तो जीती हुई सीट है, मतलब कोई विरोध नहीं। आप इससे बढ़िया और क्या देखेंगे? और रही बात कि एक व्यक्ति सांसद, आप देखिए उनको जहां से भी सांसद का टिकट दिया गया वो जीतती आई, चाहे वो राजसमंद हो, मतलब कहीं से भी उनको खड़ा किया गया वो जीतती आई। तो उस पर तो प्रश्न चिन्ह ही नहीं है, उनकी स्ट्रेटेजी पे, उनकी कार्यशैली पे, उनकी जनता से जुड़ाव पे, उनके प्रशासनिक दृष्टिकोण से तो उन पे प्रश्न चिन्ह नहीं है। और उस पे प्रश्न चिन्ह अगर ये लगा रहे हैं तो मैं तो इन लोगों की क्षमताओं का बहुत ही अजीब से, मेरे को लगता है बहुत ही क्षमता से क्षीण है। और आप देखना इनकी जो लिस्ट आएगी ये अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अपॉर्चुनिस्टिक बने पड़े हैं कि भाजपा अपने सारे लिस्ट रख दे, उसके बाद हम हमारी लिस्ट लाएं। तो हम तो कुछ भी रख देंगे। इनकी कांग्रेस की जो भी लिस्ट आएगी उसमें सर फुटबल आप खुद देखना, क्या जोरदार सर फुटबल। आप तो ये जो अभी भाजपा से पूछ रहे हो आप छोटे मोटे सवाल, आपको भी पता है कि ये जितने भी हैं उन सबको ये पारिवारिक मामले हैं और इनको हम बहुत ही जल्दी लगभग देखिए बहुत सारे तो सेटल हो चुके और अपनी क्षमताओं के साथ कार्यकर्ता वापस जिसको टिकट दिया गया है उसकी तरफ लग चुका है, अपनी जो क्षेत्र है उसमें काम करना शुरू कर दिया है। और ये और देखना कि इनका जब होगा ये लिस्ट का तो इनकी सर फुटबल आपको देखते हुए बनेगी। और मैं यही इसी मंच से कह देता हूं कि इनके पास कोई भी सवाल जवाब और किसी तरीके का उत्तर नहीं बचेगा। चलिए भरत जी, आप कुछ बोलेंगे क्या? कि ये तो कह रहे हैं कि अभी तो बीजेपी में जो सर फुटबल हुआ उससे भीषण कांग्रेस में होने वाला है, और ये आपका टिकट का जो बंटवारा होने से पहले, टिकटों को लिस्ट जारी होने से पहले ये अटल जी ने एक भविष्यवाणी कर दी है।
सौरभ जी देखिए, भविष्यवाणी पिछले 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है और पिछले 4.5 साल की जितनी भी टीवी चैनल्स की आप डिबेट देखेंगे तो इसमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक बार भी ये नहीं कहा गया कि ये राजस्थान की जनता के लिए क्या करेंगे, राजस्थान की जनता को अगर इनकी सरकार बनती है तो क्या सुविधा देंगे, क्या लाभ देंगे। इनके 4.5 साल सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री पायलट साहब, हमारे विधायकों के ऊपर ही निकलते गए हैं। इन्होंने भी बात करी विद्याधर सीट की और कहा कि वहां पर तो हम जीतते आ रहे हैं। आपकी 40 सीटें ऐसी है जिसपे आप लगातार 2 से 3 बार हारते गए। बात सिर्फ हमारी इतनी थी कि जहां आप आम कार्यकर्ता की बात करते हैं, जहां आप संगठन की बात करते हैं, जहां आप सर्वे की बात करते हैं, तो ऐसी कुछ सीटों पर जब आपके प्रत्याशियों का चुनाव हम देखते हैं तो वहां हमें यह प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ना ही तो कोई सर्वे किया गया, ना ही किसी तरह का कोई रिकॉर्ड देखा गया, सिर्फ और सिर्फ मनमर्जी करके तानाशाही प्रवृत्ति अपना के और आपकी जो गुटबाजी है उस गुटबाजी में हमें यह प्रतीत होता है कि वसुंधरा राजे जी को दरकिनार करने का काम जो उनके विधायकों के टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है वो अब सर्वविदित है। पिछले 4.5 साल में आपने देखा कि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी बने तब यहां पर विरोध प्रदर्शन होता है, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे जी द्वारा अपने जन्मदिन का उत्साह मनाया जाता है, उसके बाद में इनके प्रदेश अध्यक्ष को अलग जो परिवर्तित कर दिया जाता है। आपने देखा किस तरीके से अलग अलग विरोध किया जाता है। जब राज्यपाल के पास, माननीय राज्यपाल महोदय जी के पास भारतीय जनता पार्टी जाती है तो वसुंधरा राजे जी वहां पर नहीं जाती। किरोड़ी लाल मीणा जी जब घाट की गुणी पे प्रदर्शन करते हैं तो उनका बयान होता है कि मुझे संगठन द्वारा किसी भी तरह का कोई सहायता नहीं दी जा रही है। जब राजेंद्र राठौड़ जी हाईकोर्ट में जाकर केस लड़ते हैं तो उन्हें व्यक्तिगत तौर पर केस लड़ना पड़ता है, पार्टी उसमें किसी भी तरह का कोई सहायता नहीं करती है। लेकिन हम फिर भी हम उन चीजों को दरकिनार करके हम बात भारतीय जनता पार्टी पे ना करके हम ये कहते हैं कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पिछले 4.5 साल में राजस्थान की जनता को जो फायदे दिए, चाहे हम ओपीएस स्कीम की बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य बीमा की बात करें, चाहे हम चिरंजीवी योजना की बात करें, चाहे राइट टू हेल्थ की बात करें, और उसी का परिणाम था कि पिछले 4.5 साल में जो 9 उपचुनाव हुए उसमें 7 उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त हुई है। एक अपने आप को विश्व गुरु की पार्टी कहने वाली, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली राजस्थान में जमानतें जब्त करने की इनकी नौबत आ जाती है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी की ऐसी स्थिति है कि इन्हें दूर दूर तक जीत नजर नहीं आ रही है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार बिल्कुल निश्चित है क्योंकि हमने काम किया है और हम, हमारा लोगों कहते हैं, हमारा जो नारा है हम यही कहते हैं कि काम किया दिल से और कांग्रेस फिर से। और बिल्कुल आज हम चुनाव के अंदर, चुनाव रण में है, हमें बिल्कुल आश्वासन है कि राजस्थान की जनता विकास के मुद्दों पर वोट देगी। राजस्थान की जनता 2014 और 2018 के जुमलों से त्रस्त हो चुकी है। आज राजस्थान की जनता के बीच में जब लोग जा रहे हैं, जब सर्वे करने जो बाहर की एजेंसीज और न्यूज चैनल आए तो वहां लोग कहते हैं कि हमें गहलोत साहब के काम से प्यार है। और सर्वे जब किया गया तो 42% से ज्यादा लोग अति संतुष्ट थे, अति संतुष्ट गहलोत साहब के काम से। क्योंकि चाहे युवाओं की बात हो, हम चलो पेपर लीक पे आज बात, हम उस पे भी बात कर लेते हैं। 100% में से 42% लोग ही 10 से ज्यादा संतुष्ट हैं। भरत जी, 100% में 42% 42 अति संतुष्ट है, 30% के आसपास संतुष्ट है, 42। और देखिए 100% किसी का भी आंकड़ा नहीं आता, ये आप भी जानते हैं। लेकिन 50% से अधिक लोग अगर आज आपको ये कहते हैं कि हम गहलोत साहब के कार्यकाल से अति संतुष्ट और 30% कहते हैं कि संतुष्ट है, तो ये बताता है कि जनता में राजस्थान की कांग्रेस सरकार के लिए लोग आश्वस्त है कि कांग्रेस की सरकार को लाना है। और रही बात देखिए हमारी लिस्ट की, हमारी लिस्ट पे आप चिंता मत करिए। आप 2014 से कांग्रेस का गुणगान करते थे, लेकिन परिणाम क्या रहा? 2018 से 2023 तक 31 विधानसभा चुनाव हुए हैं सौरभ जी, जिसमें से मात्र 6 में इनको पूर्ण बहुमत मिला है और 10 में इन्होंने जोड़ तोड़ करके गठबंधन करके सरकारें बनाई है। जहां इनका 70% के आसपास देश के आबादी पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, वो मात्र 40% रह गई है। और किस तरीके से कर्नाटक, हिमाचल, बिहार, दिल्ली, आप देखिए हर तरह से भारतीय जनता पार्टी का सोपड़ा साफ होता जा रहा है। और वो समय दूर नहीं जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार और देश में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। और इसी वजह से आप देखिए यहाँ स्थानीय नेतृत्व की कमी होने के कारण प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर डेरा डालना पड़ता है, केंद्रीय नेतृत्व को डेरा डालना पड़ता है।
जैसे कर्नाटक में डाला था। इनके आप भाषण सौरभ जी देख लीजिए, ये एक ऐसा इनका भाषण नहीं है, एक ऐसा प्रदेश का विजन नहीं है जो ये बता सके कि अगर हमारी सरकार यहां बनती है तो हम ऐसा करेंगे। राजस्थान मॉडल के नाम पर हमने कर्नाटक में चुनाव जीता, हिमाचल में चुनाव जीता, मध्य प्रदेश में मैनिफेस्टो आप देख लिए राजस्थान मॉडल की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ में राजस्थान मॉडल की बात हो रही है। क्या पूरे देश के अंदर इनकी एक ऐसी राज्य की कोई सरकार नहीं है जिस मॉडल पर यह बात कर सके? ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बुराई करना जानते हैं, धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करना जानते हैं, लोगों को जाति समुदाय के नाम पर बांटना चाहते हैं, जिसे आज की जनता जान चुकी है। और उसी का परिणाम है कि देश के नक्शे से भारतीय जनता पार्टी का पतन धीरे धीरे शुरू हो चुका है। चलिए अटल जी कुछ कहेंगे क्या? कई सारे आरोप लगे आप पर और कई सारी बातें आपने सुनी होंगी, अगर जवाब देना चाहे तो आप दीजिए एक एक करके। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, देखिए कभी कभी लोग सच नहीं सुनना चाहते क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका भ्रम टूटे। ये नित्से ने कहा था और ये कांग्रेस में पूरा पूरा लागू होता है। आप देखिए कि आप ये कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे। अरे महिला उत्पीड़न इतना बड़ा विषय है, आपने प्रदेश के अंदर 2.5 लाख से ऊपर केस दर्ज हो गए, 30,000 से ऊपर महिलाओं का रेप उत्पीड़न हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर फेल है, हत्याएं हो रही है, तुष्टीकरण के नाम पे गले रेते जा रहे हैं इस प्रदेश के अंदर। और आप कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे। हम कह रहे हैं ना, सबसे पहले हमारा पहला मुद्दा है कि लॉ एंड ऑर्डर को राजस्थान में ठीक किया जाएगा। जो इन लोगों ने प्रदेश में नंबर 1 पे लॉ एंड ऑर्डर ला रखा है उसको ठीक करेंगे, पहला काम। दूसरा काम विकास का। ये विकास इस तरीके से नहीं है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ भी नहीं हुआ राजस्थान के अंदर, केवल और केवल कर्ज। आपने भी देखा होगा राजस्थान का हर व्यक्ति 65,000 रुपए से कर्जदार है, जो कि 2018 तक मात्र 30,000 35,000 रुपए कर्जदार था। तो ये इन्होंने मात्र 1 साल में, लास्ट के पहले तो सर फुटेबल में इनको समय ही नहीं था जनता की वो देखने के लिए, उसके बाद में इन्होंने री इन्वेस्टमेंट नहीं किया पैसे का, वो कर्ज लेकर के और इन्होंने एक तरीके की बंदरबाट लगा दी। जो विधायक ने कहा उस तरीके से देते रहे पैसे। इसको विकास नहीं कहेंगे, इसको उधार लेना और हजम कर जाना कहते हैं। और आप देखिए ना कि किस तरह ईडी छापे मार रही है। जल मिशन जैसे उसके अंदर ईडी इनके लोग पकड़े जाते हैं। ये इतनी बातें करते हैं ईडी की, एसीबी की और सीआईडी की, इनकम टैक्स की। जिस भी प्रदेश में, भले वो कांग्रेस की सरकार हो, जो पकड़ा जाता है उसका संबंध कांग्रेस से ही क्यों होता है। हम यहीं पर बोल रहे हैं आपको, यहां लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना, विकास करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना और तुष्टीकरण के विरुद्ध पूरी जनता को सजग करना। आप देख रहे हैं ना इराक और इजराइल और हमास की लड़ाई, ये लोगों का तमाशा देखो। आज भी मेघवाल जी ये उत्तर नहीं दे पाएंगे कि वो हमास के साथ है या इजराइल के साथ। देखा ना आपने इजराइल के अंदर क्या हुआ, किस तरीके से महिलाओं के पेट काट दिए गए और क्या क्या उनके साथ विभत्स घटनाएं हुई। तो ये भारत में ना हो, इसके लिए हम कठोर से कठोर कानून बनाएंगे। ये नहीं होता कि यहां बम कांड में 80-81 लोग मर जाते हैं और एक भी व्यक्ति, कोई कानूनन जुर्म नहीं, सबको छोड़ दिया जाता है। आप देखिए पैरवी करने का तरीका कांग्रेस प्रशासन का किस तरीके का है। तो ये कह रहे हैं हम हमारी विचारधारा, संस्कृति, सनातन, जिसको ये गालियां देते हैं, हम उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता और विकास भी होता रहेगा। आपने देखा ना विकास इजराइल में बहुत था ना विकास, क्या हुआ, कुछ ही मुश्किल से 2 दिन में 21 शहरों के अंदर उन्होंने तबाही मचा दी। तो बेसिकली आप नैतिकता सिखाओ, आप संस्कृति सभ्यता सिखाओ, आप विकास भी करो, कोई इशू नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन करो ना, आप पैसे उधार लेते हो तो री इन्वेस्टमेंट करो, रोडों पे, बांध पे, इन पे खर्च करो। ये थोड़ी होता है। अभी देखो किरोड़ी लाल जी लॉकर पे जाके बैठे तो क्या हुआ, आज निकले उसमें करोड़ों रुपए निकले। उन्होंने तो पहले दिन ही बोल दिया था कि आपके जो पेपर लीक के पैसे हैं वो इसके अंदर जमा है इन लॉकरों में, प्राइवेट लॉकरों में। और जो जल जीवन मिशन के अंदर ठेकेदारों को पैसे दिए वो जमा है, आज खोला गया लॉकर, निकले ना करोड़ों रुपए। अभी तो और देखिए 3-4 दिन में। अरे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि खडौनिया कौन है जो कि सीएम आवास में बेरोक टोक जाता था,
ये लोग इस तरीके से हैं जिन्होंने पूरे 53 साल में इस देश को कंगाल कर दिया। आज ऐसा क्या हो गया कि वैज्ञानिक अपनी चरम उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं, परमाणु बम बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं, फाइटर जेट बना रहे हैं, न केवल बना रहे हैं, आप देखिए फाइटर जेट और कितनी युद्ध चीजें तो हम निर्यात भी करने लगे विदेशों में। कारें, 7.5 करोड़ कारें हमारी मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पर। मोबाइल, इतने ही मोबाइल जो 95% बाहर से आते थे वो यहाँ बनने लगे हैं। आवास, 4 करोड़ आवास, 1 करोड़ 8 लाख जल जीवन मिशन के तहत नल लगाने थे। इसका मतलब 9 साल पहले तक 1 करोड़ 8 लाख लोगों को पानी भी नसीब नहीं हुआ कांग्रेस के राज में। और उसके बाद 30,000 करोड़ रुपए देने के बाद ईआरसीपी का मुद्दा, ईआरसीपी को लेकर कुछ बोलेंगे क्या? आपने वादा किया था। देखिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज मैं आपको बता रहा हूं इसी मन से ईआरसीपी के नाम पर भी ये झूठ बोलते हैं। ईआरसीपी के अंदर ये तय हुआ था कि 3700 एमसीएम प्रदेश को चाहिए था, जिसमें 1650 के करीब ड्रिंकिंग वाटर के लिए और बाकी का जल औद्योगिक और सिंचाई के लिए चाहिए था। लेकिन और वो अवस्था देखिए कि जब डीपीआर लिखी गई तो ये कोशिश की गई कि शायद मध्य प्रदेश मान जाए, लेकिन 50% से वो नहीं हो रहा था। 75% इतना सारा 1700 एमसीएम तो फिर भी बढ़ दी गई है। ठीक है, ओके वाटर मिल रहा था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। बात आ गई। अब सुनिए भरत जी, कई सारे आरोप आप पर लगाए गए हैं कि विकास नहीं किया और जो है आपराधिक मामले बहुत ज्यादा बड़े हैं और कई मामले पर इन्होंने आरोप लगाए। क्या जवाब देंगे क्या भरत जी? बिल्कुल सौरभ जी, मैं एक एक बात का जवाब दूंगा। महिलाओं के पर अगर अत्याचार होता है तो वो कहीं भी नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रदेश में नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं मेरे साथी भाई से पूछना चाहता हूं, क्या ये उत्तर प्रदेश पे जो अत्याचार हुए उस पर कोई जवाब देंगे? अरे राजस्थान, आप बीच में ना बोले, आप बीच में ना बोले, आप बीच में ना बोले, अटल जी आप बीच में ना बोले। हमने आपकी पूरी बात सुनी, आप पूरी बात सुने। जब आपका टर्न आएगा आप जवाब दीजिएगा। जब आपका टर्न आएगा जब जवाब दीजिएगा, राजस्थान की बात की ना, जब टर्न आएगा जवाब दीजिएगा। यानी कि अगर राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार होगा तो आप उस पर बोलेंगे, और पूरे देश के अंदर अगर अत्याचार होगा तो नहीं बोलेंगे। इस तरीके से पार्शलिटी करती है भारतीय जनता पार्टी। देश के अंदर अगर महिलाओं पर अत्याचार होता है तो उसके ऊपर भी बोलना चाहिए। अटल जी बीच में ना बोलेगा, वरना मैं जब आपके बीच में बोलूंगा आप एक शब्द नहीं बोल पाएंगे कभी, आप ध्यान रख लीजिएगा। मैं सौरभ जी इस बात को बोलना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की पटल पर एक माननीय सांसद महोदय द्वारा सवाल पूछा गया था, जिसके रिकॉर्ड पर बताया कि उत्तर प्रदेश में एससी एसटी लोगों के ऊपर 11,000 से ज्यादा, प्रतिवर्ष बता रहा हूं 11,000 से ज्यादा अपराध दर्ज हुए। राजस्थान की हम बात कर लेते हैं, 2013 से 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यहां पर इस्तेगासे के माध्यम से 36% से ज्यादा जो अपराध थे वो अपराध दर्ज होते थे। इन्होंने किसी तरह से कोई कार्य नहीं किया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जब आई तब हमने अनिवार्य एफआईआर दर्ज करवाई। हम ये मानते हैं कि अपराध नहीं होना चाहिए, लेकिन सौरभ जी अपराध जहां समाज होगा वहां अपराध भी होगा। लेकिन अपराध होने के बाद अगर उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की गई तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार थी। हमने 2 घंटे में अपराधियों को पकड़ा और 6 घंटे में चालान पेश करके माननीय हाई कोर्ट या जो भी कोर्ट लगता था उस कोर्ट के आगे सुपुर्द करके उनको हमने जेल में भेजा। मध्य प्रदेश में अभी एक 12 साल की युवती 4.5 घंटे तक घूमती रही, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मणिपुर के अंदर हमने देखा कि 70 दिन से ज्यादा हो गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी की एक चुप्पी तक नहीं टूटी कि किस तरीके से मणिपुर के ऊपर हालात हुए। मध्य प्रदेश के अंदर एक जैन व्यक्ति को सिर्फ इस आधार पर मार दिया गया बीजेपी के नेता द्वारा कि वो मुस्लिम व्यक्ति है। इन्होंने बात करी के हमने विकास किया। आज भुखमरी के इंडेक्स में हम अव्वल होते जा रहे हैं। 2007 में जो 107 नंबर हुआ करता था, 2014 में, 2023 के अंदर आज हम 111 नंबर पर पहुंच चुके हैं। 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जब 2014 में भारत सरकार के ऊपर था, जब हम इनको सत्ता सौंपी थी। पिछले 9 साल में सौरभ जी इस देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके। 75 साल में जितना कर्ज पूरी सरकारों ने नहीं लिया, उतना कर्ज तो भारतीय जनता पार्टी में पिछले 9 साल में ले लिया है। ये भी विकास की जो बातें कर रहे थे, राजस्थान आर्थिक विकास दर में आज दूसरे स्थान पर है। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय आपके देश की जो प्रति व्यक्ति आय है ना, उससे भी ज्यादा है। आज राजस्थान अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। आपका टर्न आएगा जब आप बोल लीजिएगा। ईडी सीबीआई की आप बात करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस बात को सौरभ जी कहा है कि विपक्ष के ऊपर जिस तरीके से ईडी सीबीआई प्रहार कर रही है वो सरासर गलत है।
अगर भविष्य में किसी भी नेता की या किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी करती है तो उसका पुख्ता सबूत होना चाहिए। सौरभ जी, पिछले 9 साल में क्यों नहीं एक भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ईडी सीबीआई के रडार पर नहीं आता है? और जो ईडी सीबीआई के रडार पर होते हैं और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहन लेते हैं, क्यों उनकी क्लीन चिट दे दी जाती है? अजीत पवार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने चार्जशीट पेश की थी पहले, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं वो चार्जशीट से उनका नाम समाप्त हो जाता है। हार्दिक पटेल के ऊपर केस होते हैं, हार्दिक पटेल को का नाम हटा दिया जाता है। हेमंत सरवण बिस्वा को जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी बताती थी वो हटा लिया जाता है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से आज भी लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से कितना पैसा 2 नंबर का भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, ये उसका जवाब कभी नहीं देंगे। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो, मुझे शब्द तो नहीं यूज लेना चाहिए, लेकिन जो अंधभक्त लोग हैं उनको लगता है कि 2014 के बाद ही इस देश का निर्माण हुआ है। ये शायद भूल गए कि 1961 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसरो की स्थापना करी थी, उसी इसरो की स्थापना जिसके बाद हम चांद पर पहुंचे। परमाणु बम इंदिरा गांधी जी लेकर आई थी। पीवी पर्स का जो था, पीवी पर्स हमने हटाया, जमींदार प्रथा हमने हटाई, राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमने किया, जिसके आधार पर गरीब व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करा सकता था, सरकारी बैंकों से लोन ले सकता था। और मैं कल ही एक लोकसभा की साइट पर जाकर चेक कर रहा था सौरभ जी, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जब एक माननीय सांसद महोदय जी ने पूछा कि क्या पिछले 9 साल में कर्ज माफी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह की कोई स्कीम लॉन्च करी है, तो उसमें जवाब था नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 साल में किसानों के कर्जों के लिए किसी भी तरह की कोई स्कीम नहीं दी, किसी भी तरह का कोई कर्जा माफ नहीं किया। वहीं दूसरी ओर अडानी ग्रुप के जब हमने उसमें एक रिपोर्ट देखी तो अडानी ग्रुप की 6 कंपनियों का जो आउटस्टैंडिंग था 2022 में, जो आउटस्टैंडिंग था वही आउटस्टैंडिंग 2023 में था। 1 रुपए भी अडानी ग्रुप द्वारा चुकाया नहीं गया है। बार बार माननीय राहुल गांधी जी ने यही बात करी, संसद में जब उन्होंने बात करी, संसद में उनके माइक को बंद कर दिया गया। जब उन्होंने बाद में ओबीसी की बात करी तब उनके ऊपर से कैमरा हटा दिया जाता है। पूरे देश के अंदर आज जिस तरीके से ध्रुवीकरण करने की बात आ रही है, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नारे थे 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिया जाएगा, वो गायब है। 2022 में बुलेट ट्रेन की बात थी, वो आज तक नहीं हुई। 2022 में सभी को पक्के मकान देने की बात होती थी। 2011 से पहले राजीव गांधी आवास योजना के अंतर्गत स्लम एरिया के रिहेबिलाइजेशन का काम कांग्रेस की यूपीए सरकार ने किया था। राइट टू फूड की बात हमने करी थी, हम लेकर आए वो कानून। राइट टू इंफॉर्मेशन कानून हम लेके आए। राइट टू एजुकेशन कानून कांग्रेस की सरकार लेके आई। 71वें और 72वें संशोधन, 73वें 74वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत हमने पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया, जिसका परिणाम ये निकला कि माननीय द्रौपदी मुर्मू जी जो सरपंच बनी, आज इस देश में राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही है। हम आईटी रिफॉर्म को 1989 में लेकर आए। कांग्रेस सरकार ने सौरभ जी जो विजन था उस विजन को लॉन्ग टर्म रखा। पिछले 9 साल में मुझे ये बता दें कि किस तरीके से इन्होंने देश का विकास किया। आप रुपए डॉलर के मुकाबले ज्यादा तेज करने की बात करते थे ना, प्रधानमंत्री जी का बयान था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की साख गिरती है। क्या हुआ प्रधानमंत्री जी? 55 दिन मांगे थे आपने जब नोटबंदी में सामने आए थे कि 55 दिन के अंदर देश के सारा काला धन वापस ले लिया जाएगा। स्विस बैंक के अंदर 100% से ज्यादा काला धन चला गया। और कितने आपके जो उद्योगपति थे, उन उद्योगपति देश को छोड़कर भागकर चले गए। कितनी आपने रिकवरी करी, आप वो नहीं बता सकते। सौरभ जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के कार्यकाल की बात करें तो ये एक भी नहीं कर सकते। चलो मैं राजस्थान की भी एक बार सौरभ जी बात कर लेते हैं। 2013 से 2018 में 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए। उन पेपर लीक की जांच थाना स्तर पर कराई गई। 2016 में, 2018 में रीट का पेपर लीक हुआ। एक गिरफ्तारी ये बता दे, हम कानून बनाकर लेके आए, हमने डिबार करा हमेशा के लिए, हमने ताउम्र उन संस्थाओं को डिबार करा। 200 से ज्यादा हमने गिरफ्तारियां की। मध्य प्रदेश में विधानसभा के पटल पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020 से लेकर 2022 तक कितनी सरकारी नौकरी मध्य प्रदेश ने दी है, ईएसबी ने, इलेक्शन स्टाफ बोर्ड ने। वहां से जवाब आता है इनके विधायक मंत्री महोदय जी का कि मात्र 21 नौकरी पिछले 3 साल में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिए। विधानसभा के पटल पर ऑन रिकॉर्ड है। किस मुंह से बात करेंगे? ये कहते हैं राजस्थान की बात करिए। क्या इस देश में जो बाकी जगह हो रहा है क्या वो गलत नहीं है? क्या आप कैसे बात कर सकते हैं सिर्फ राजस्थान? चलिए ठीक है, ठीक है। अटल जी, विभिन्न राज्यों में भारत जी ने जो बातें कही, उन सरकारों का आप बात कैसे नहीं करेंगे? ओके, ठीक है। अटल जी, भारत जी ने जो बातें कही उससे आप सहमत हैं? अगर असहमति है तो आप बोल सकते हैं। भरत जी अभी आप देखिए, भरत जी अभी बहुत ही इनको समझना पड़ेगा किस साइड में देश जा रहा है। पहले तो आपको बता दूं कि रुपए से लेन देन, अब डॉलर है,
अमेरिका खुद जानता है कि अब डॉलर की स्थिति खुद नीचे आ रही है, तो 80 रुपए से ऊपर है डॉलर, कोई फर्क नहीं पड़ता। 80 रुपए से ऊपर, ये प्रधानमंत्री जी के बयान थे अटल जी, कोई फर्क नहीं, वो उस जमाने ये में प्रधानमंत्री के बयान तो थे, उस जमाने में माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान थे। आज कैसी बात कर रहे हैं आज 60 आप? से कैसी बात कर रहे हैं आज भी? अगर डॉलर, आप कैसी बात कर रहे हैं? आता है डॉलर? अजी आप कैसी बात कर रहे हैं डॉलर जी? मुझे आज प्रवक्ता है, अजीब आश्चर्य आप है, प्रवक्ता ये है, बता प्रवक्ता। नहीं पाएंगे कि बिल्कुल डॉलर मैं क्या बता काम पाऊंगा, आता है। मैं बता पाऊंगा। भुगतान सौरभ की जी तो मैं काम बताता आता है। हूँ, आज सौरभ जी मैं 60 से बताता ज्यादा हूँ, जी। मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे शर्म आती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ये बोल रहे हैं डॉलर क्या काम आता है? अरे जो एक्सपोर्ट, जो इंपोर्ट करता है, चाइना इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट करने पर उसको पेमेंट देना पड़ेगा, जो ट्रैवल करने जा रहा है उसको पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। अरे आप देखिए आपका विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है। पता है, अरे बहुत शर्म आने की बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को ये नहीं पता डॉलर क्या काम आता है। अरे डॉलर क्या काम आता है? अटल जी आप ये क्या बोल रहे हैं, डॉलर क्या काम आता है? देखिए समझ, चले ठीक है, एक एक करके बोलिए, एक एक करके आपको ये समझाइए प्लीज, हाँ, एक एक करके बोलेंगे जो बात जो है समझ में भी आएगी। ठीक है भरत जी, ठीक है भरत जी आप सुन लीजिए, अटल जी को सुनिए, फिर इसके बाद बोलिए अटल जी। अभी 3.75 ट्रिलियन के ऊपर इकोनॉमी जा चुकी है, डॉलर में है वो। और दूसरी बात, भारत का रुपया 60 देशों से ज्यादा लेन देन के काम आ रहा है अभी एक दूसरे के साथ। और तीसरी बात, ये कहते हैं कि साहब अडानी अंबानी ये वो, तो मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ क्वात्रेची जैसे नहीं है, दिल से भारतीय लोग हैं जो अपनी कंपनियां आगे ले गए हैं। 90,000 स्टार्टअप है, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है, 100 से ज्यादा कंपनियां अमेरिका में लिस्टेड है। विश्व की जो पहली 100 कंपनियां होंगी उसमें 70 से 80 भारतीय हैं। तो ये सब भूल जाओ कि भारत विकास कर रहा है या नहीं कर रहा। G20 की अध्यक्षता भारत को मिली, आप सबने देखा ना, मान सम्मान के रूप में भारत अपनी राहें चढ़ रहा है, हर दिन आगे बढ़ रहा है। और ये कह रहे हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, ये बात करते हैं। जीएसटी के 10 साल तक ये बातें करते रहे, मनमोहन सिंह जी बोलते रहे कि जीएसटी होना चाहिए, लेकिन ये स्टेट का बहाना, कभी काहे का बहाना। इम्प्लीमेंटेशन भारतीय जनता पार्टी ने किया। महिला आरक्षण को कितने टाइम तक ये रगड़ते रहे, नहीं दे पाए, और आज जब हो गया तो नई नई बातें करते हैं। महिला आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये गलत बोलते हैं। आप बोलो ओबीसी के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी, क्या बात कर रहे हैं, ये केवल बातें करते हैं। ये एक परिवार से, परिवारवाद के अलावा इन्होंने इस देश को लूटा ही लूटा है। जिस जगह, मैं तो आपको स्पष्ट करता हूं, हेमंत विश्व शर्मा, इन्होंने इतने नाम लिए, जो भी व्यक्ति अगर उसके ऊपर सीआईडी या एसीबी या ईडी या इनकम टैक्स जो भी है, वो आज भी उनके ऊपर चल रहा है। किसी को सफेद वो नहीं मिला है कि भाई छूट दे दिया गया है। एक हर चीज झूठ बोलते हैं। 10 पेपर लीक की बात कर रहे थे, 17 पेपर लीक हुए हैं। चले ठीक है। अब भरत जी आप बोलिए, फिर इसके बाद हम लोग कमेंट की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। क्या ठीक है भरत जी हो गई, ठीक है 2 भरत जी बोलिए। लाख जनता इनसे प्रभावित है। अभी देखना क्या होता है। तो अचंभित मैं होता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी अपने आप को बोलते हैं, इनको या तो इकोनॉमिक्स नहीं आती या ये समझ नहीं जानते इकोनॉमिक्स को। डॉलर का अगर नहीं पता, डॉलर अगर रुपए के आगे बढ़ता है, आप ये सोचिए कि जब आप इंपोर्ट करेंगे आपको डॉलर के रूप में जब पैसा देना पड़ेगा, आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट करोगे तो आप जब एजुकेशन में जाएंगे तब एजुकेशन में आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। जब आप ट्रैवलिंग करने जाएंगे तब आपको ट्रैवलिंग में ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो और क्या होगा, आज तो बताओ, अपनी वस्तुएं औरों से ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। आपकी विदेशी मुद्रा भंडार आपका विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया, आपका विदेशी मुद्रा भंडार कम हो चुका है। आपके जो रुपया है, आज देश का रुपया टॉप 10 की कंट्री में नहीं है, विदेशी भंडार बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। चले ठीक है फाइनल कमेंट। ठीक है चलिए भरत जी, अटल जी, थोड़ा वक्त मैं आप दोनों को दूंगा फाइनल कमेंट के लिए। अटल जी, टिकटों को लेकर अब बात करेंगे फाइनल कमेंट में। ठीक है, हमने तमाम बातें तमाम मुद्दों पर की, टिकटों को लेकर अब थोड़ा फाइनल कमेंट में आप बोल दीजिए कि अभी जो है दूसरी लिस्ट जो जारी होने वाली है, किन बातों का ख्याल रखा जाएगा।
देखिए दूसरी लिस्ट के अंदर मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि वो व्यक्ति को टिकट मिलेगी जिसका जनता के साथ जुड़ाव था, प्रशासनिक क्षमता है, दूरदृष्टिता है और कार्य करने की क्षमताएं हैं, और उसके अंदर हम महिलाओं को, युवाओं को सम्मिलित करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट में आपको बहुत क्लियर दिखेगा। चलिए ठीक है, भरत जी आप बताएं, अभी आपका लिस्ट तो आया नहीं है एक भी, अभी ये जो पहली लिस्ट आएगी किन बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे आप लोग? नहीं, देखिए ध्यान रखने का जो चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी है और बाकी के जो लोग हैं उन्होंने पूरा ध्यान रखते हुए जो पहली लिस्ट हमारी कल या परसों आ जाएगी, हम उससे बिल्कुल आश्वस्त है कि हमारे में भारतीय जनता पार्टी की तरह नारे नहीं लगेंगे कि एक कचौरी दो समोसा, देव जी तेरा क्या भरोसा, और राज्यवर्धन राठौड़ जी के लिए जो नारे लगे कि राज्यवर्धन कहना मान ले, बोरिया बिस्तर बांध ले, ये इन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा लगे गए नारे हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में और कांग्रेस की जो संगठन है उसमें इस तरह के नारे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है भरत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अटल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बड़ी बहस में हमने जाना कि देखिए बीजेपी ने पहली लिस्ट अपनी जारी कर दी है, दूसरी लिस्ट के लिए अभी मंथन चिंतन चल रहा है। वहीं कांग्रेस भी अब बहुत जल्द आज या कल के कभी भी कांग्रेस की पहली सूची जारी हो जाती है। देखने वाली बात ये होगी किसका टिकट पहली लिस्ट में मिलता है, किसका टिकट कटता है। इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।